9 अगस्त 2024 यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के 6 दिन पहले एक बार फिर से इंसानियत की हार हुई और हैवानियत की जीत। इस दिन कोलकाता के आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स की पीजी डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में टेस्ट के लिए गई थी, उनका बुरी तरीके से रेप एंड मर्डर कर दिया गया और विक्टिम की हालत कुछ ऐसी पाई गई कि उनके आईज, माउथ एंड इवन प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था और वो भी बिना कपड़ों के। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और इवन खाना पीना, नहाना और फ्रेश होना, ये सब कुछ उनको उसी हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद वो डॉक्टर अपने 4 सहकर्मियों के साथ खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आई थी, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा के मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद उस डॉक्टर के चारों सहकर्मी अपने ड्यूटी पर वापस चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर लगातार ड्यूटी करने के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में ही थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब सुबह के 4 बजे एक पर्सन जिसका नाम है संजय रॉय, उसने रूम में एंट्री लिया, जिसने उस डॉक्टर का रेप किया और उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात 3 से 5 बजे के बीच उस डॉक्टर की डेथ हो गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, बट बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इस बारे में अभी तक कोई न्यूज बाहर नहीं आई है। बॉडी तो 7:30 बजे ही मिल गई थी, बट उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे इन्फॉर्म किया गया। अब इसके बाद भी उनके पेरेंट्स को सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे वेट कराया गया। मतलब एक पेरेंट्स की 31 साल की नौजवान बेटी जो ऐसे ही खत्म हो जाती है और उसके पेरेंट्स को उसकी बॉडी देखने के लिए भी 3 घंटे बाहर खड़ा कराया गया। फाइनली जब 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी ऐसी हालत में थी, इस हालत में शायद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख सकता। उनकी बेटी के बॉडी पर कपड़े नहीं थे एंड शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड इवन प्राइवेट पार्ट आल्सो। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी जिसको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल इस केस को एक सुसाइड केस बोल के रातों रात रफा दफा करना चाहती थी। अब सवाल ये है कि एक क्लियर कट रेप केस को आखिरकार ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सुसाइड केस क्यों डिक्लेयर किया और उनके पेरेंट्स को बाहर 3 घंटे तक क्यों वेट कराया गया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचाना चाहती है या फिर अंदर एविडेंसेस की टैंपरिंग हो रही थी? और इससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये तक बोल दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उसने सुसाइड किया है। क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग इन्वॉल्व थे जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे? पहले सारे एलिगेशंस विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स को पता चला तो वो लोग इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर आए और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया और सोशल मीडिया पे भी ये मुद्दा काफी तेजी से वायरल हुआ। अब इसके बाद पोस्टमार्टम तो होना ही था और जब उसकी रिपोर्ट आई उसके बाद तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसको बुरी तरीके से मारा गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिप्स बुरी तरीके से इंजर्ड था, यहाँ तक कि उनका कॉलर बोन भी क्रश हो गया था, जिससे ये रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि एक रेप केस है। अब इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल में एंटर किया था एंड उसी हॉल में पुलिस को एक ब्लूटूथ भी मिला जो कि चेक करने पर संजय रॉय के फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, यानी कि यही पर्सन वो आरोपी था जिसने उस डॉक्टर का रेप एंड मर्डर किया था एंड पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया और संजय रॉय ने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कोई भी क्रिमिनल अपने क्राइम को इतना जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? क्या संजय रॉय पुलिस की सारी अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहता था ताकि इस केस में इन्वॉल्व और भी लोगों को वो बचा सके? अब ये आखिरकार संजय रॉय है कौन? वेल, ये हॉस्पिटल से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं था, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सनल था। अब बेसिकली संजय रॉय 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस के कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहन के घूमता था और उसने अपने बाइक पे भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया था। अब सवाल ये है कि एक हॉस्पिटल में जहाँ किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स की एंट्री तक नहीं मिलती, वहाँ इस बंदे को रात के 4 बजे बिना किसी रोक टोक की एंट्री कैसे मिल जाती है? और हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही हैं, तो आखिर उस गार्ड ने इस बंदे को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? ट्विटर पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहाँ वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन के 20 मीटर की दूरी पे रेनोवेशन चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं पर बैठी हुई है। आमतौर पर किसी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी यहाँ पे इतना बड़ा क्राइम हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शन की परमिशन आखिरकार इनको दी किसने? क्या ये कोई साजिश है जिसके तहत ये सारे सबूत को मिटाना चाह रहे हैं? अब संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं था। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्ते पहले भी ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने का कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, लेकिन इस पे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और उसके पहले भी एक औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि संजय पिछले 3 महीने से उसे फोन करके उसे परेशान कर रहा है। उस लेडी के एलिगेशन ये भी थे कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही उस लेडी से कांटेक्ट किया था और फिर प्रिस्क्रिप्शन में से उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद रॉय लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो लेडी उससे मिलने आए। बट इसमें भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं था। और अरेस्ट होने के बाद संजय के फोन से पोर्नोग्राफी कंटेंट भी मिले, जिसके बाद पड़ोसी से पूछताछ करने के बाद पता चला संजय की 4 शादी हो चुकी है और उसकी 3 बीवी उसे उसके एब्यूजिव बिहेवियर के कारण छोड़कर चली गई और चौथी बीवी की कैंसर के कारण डेथ हो गई थी। अब इस बंदे की पास्ट हिस्ट्री क्लियर शो करती है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, फिर भी उसे सिविक वॉलंटियर की पोस्ट मिल जाती है। अब क्या गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए बैकग्राउंड वगैरह नहीं चेक करती क्या? अब इस केस में क्लियर कट दिखा जा सकता है कि किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग है जो संजय को बलि का बकरा बना के पुलिस के हवाले करके बाकी रेपिस्ट को बचाना चाहती है? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस ब्रूटैलिटी से उस डॉक्टर का मर्डर किया गया है वो कोई एक लोग का काम नहीं है। दिस इज अ गैंग रेप। आखिर में जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमारे सोसाइटी के कुछ लोग विक्टिम को ही गलत ठहराने लग जाते हैं। जैसे निर्भया के केस में मैक्सिमम लोगों का पहला रिस्पॉन्स यही था कि आखिर वो लड़की देर रात तक बाहर क्या कर रही थी, लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे और लड़की बात कैसे कर रही थी। आज उन लोगों से मेरा यही सवाल है कि इस केस का क्या, जिसमें तो लड़की ने छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे और ना ही लड़की रात को बाहर घूम रही थी, वो तो सिर्फ हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी। सही कहा जाए तो असली प्रॉब्लम ना किसी की देर रात तक बाहर रहने में है और ना ही कपड़े पहनने में। अगर प्रॉब्लम है तो संजय रॉय जैसे लोगों में, उनकी सोच में और हमारे सोच में। क्योंकि जब भी आप किसी हादसे में सीधा लड़की के ऊपर आरोप लगाते हो तो आप देश के उन क्रिमिनल्स को एक खुली छूट दे रहे हो दोबारा से ऐसा क्राइम करने के लिए। इसीलिए इस बार हमें सिर्फ कैंडल मार्च करके शांत नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है और अथॉरिटी से सवाल करना है कि आखिरकार हर बार एक लड़की ही क्यों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि देश के कोने कोने में ये वीडियो पहुंच सके और इस क्राइम के लिए जनता आवाज उठाए। जय हिंद, जय भारत।